students like you, they are not just restricting themselves only to studies. Right. मैं पहली बार ये चीज कैमरे पे कह रहा हूँ और ओपनली एडमिट कर रहा हूँ। तो फिर जावेद सर ने ना मुझे अपने घर पे बुलाया, उन्होंने बुलाकर समझाया कि देखो अंशुल, को ना पता है लिटरली यहाँ बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ, आप टीचर से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन ना भाई आप ना वहाँ पर अंधभक्ति मत करो, उनकी आर्मी मत बनो। बच्चे ना सोल्जर्स होते हैं। आई टेल यू व्हाट आफ्टर यू बिकम अ स्लेव, you are just one product in a perfectly competitive market after you become CA. राइट सर। बहुत लोग CA करते हैं, बहुत लोग CA बनते हैं। You are not one in million, you are a none in million. अनअकैडमी का एक इवेंट था जहाँ पर मैंने ये चीज कही थी और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बैसाखी में और पहिए में फर्क क्या है? जब तक बैसाखी नहीं है मैं चल नहीं सकता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लेजेंड्स टॉक सीजन 1, जहां बातें इंस्पायरिंग नहीं गेम चेंजिंग होती है। और आज के जो हमारे लेजेंड है, ही इज़ नॉट जस्ट अ एजुकेटर, ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, ही इज़ अ फेमस कंटेंट क्रिएटर एंड मतलब माइंड ब्लोइंग ब्लॉगर, एंड दिस इज़ समथिंग विच आई मैनिफेस्टेड फ्यू मंथ्स बैक एंड दिस इज़ हैपनिंग टुडे। मेरे बहुत कम इंस्पिरेशन है सीए के फील्ड में, सीए के एजुकेटिंग फील्ड में, एंड अंशुल अग्रवाल सर एक ऐसा नाम है जिन्होंने मुझको बहुत इंस्पायर किया है। मैंने इनकी जर्नी काफ़ी क्लोजली देखी है, मैं इनका स्टूडेंट रहा हूँ, एंड इनकी जर्नी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। इनकी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर रही है। सो आज इनसे इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेके जानेंगे, इनके सीए को लेके जानेंगे, इनके टीचिंग एक्सपीरियंस को लेके जानेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। इट इज़ रियली एन एब्सोल्यूट ऑनर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Avanish, and I'm really very glad that I'm very proud that nowadays students like you, they are not just restricting themselves only to studies. Right. मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी कहता था और मैं फर्मली इस चीज में बिलीव करता हूँ कि हम सब लोग ना WIP स्टेज में हैं, वर्क इन प्रोसेस है। राइट सर। और हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने की तरफ जा रहे हैं। राइट तो सर। आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट से सीए बनने की जो जर्नी है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की जर्नी है। राइट सर। अब इस जर्नी में जब आप WIP होते हैं ना, तो हर रात को जब आप सोते हैं तो आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर मैं एक प्रोडक्ट हूं और WIP हूं और मैं एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हूं, तो आज के दिन में मैंने इस प्रोडक्ट में वो क्या एक फीचर ऐड किया है जिससे मैं इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की रेस में आगे निकलूं, या लोगों के साथ खड़ा रहूं, या मैं लोगों से पीछे हो गया हूं। वो मुझे सोचना होता है। वो कुछ भी हो सकता है। राइट। कम्युनिकेशन स्किल है, अब जैसे आपने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, इट्स अ क्रिएटिव थिंग। राइट। और आपको नहीं पता कब कौन सी क्रिएटिविटी आगे चल के आपको आपके प्रोफेशन में काम आए। राइट सर। आई एम रियली वेरी ग्लैड। I wish you all the very best for this wonderful, venture with all your teammates, everyone. And मैं सभी बच्चों से जो देख रहे हैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इसके चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, मींस अ लॉट। कंटेंट क्रिएटर का ना कॉन्फिडेंस पता है कब बढ़ता है? राइट सर। जब उसको एक लाइक मिलता है, जब उसको एक कमेंट मिलता है, जब उसकी वीडियो कोई सेव करता है, शेयर करता है। मतलब मुझे याद है यार, मैं जब वीडियो कोई पोस्ट करता हूँ, और आज भी ये फैक्ट है, तो मैं YouTube स्टूडियो में जाकर उसको 10 बार रिफ्रेश करके देखता हूँ अब कितने व्यूज हुए, अब कितने लाइक्स आए, अब क्या हुआ। ऑब्वियसली इसके साथ बेटा ये भी सीखना पड़ेगा कि हेट भी मिलती है, डिसलाइक भी मिलते हैं, क्रिटिक्स भी होता है, तो वो सारी चीजें तो होती है, बट दैट्स एन आर्ट। राइट सर। एंड सर, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, मेरा पहला सवाल उसको ही लेकर के है कि आप ना बहुत वर्सेटाइल हो, ठीक है। आप एक कमाल के कंटेंट क्रिएटर हो, आप कमाल के व्लॉगर हो, आप कमाल के एजुकेटर हो, आप कमाल के फाउंडर हो, ठीक है। तो कोई एक बच्चा अगर आपको देख रहा है ना, अगर आपको आपके ब्लॉग के थ्रू देख रहा है, तो आपको एक काफ़ी पैशनेट ब्लॉगर समझता है। अगर आपके कोई स्टूडेंट है तो आपको एक पैशनेट टीचर समझता है, आपके टीममेट्स आपको एक कमाल का बॉस, कमाल का फाउंडर समझते हैं। बट हु इज़ द रियल अंशुल अग्रवाल सर? यार, to be very honest, the real Anshul Agrawal right now is the one who just like to innovate, who just like to invent. Right. The real Anshul Agrawal right now is struggling with itself, with lot of things, because as you know, my life has been very turbulent, especially last I should say 2 years now. Roller coaster. Been extremely roller coaster. Right. और ये पिछले 2 साल की रोलर कोस्टर लाइफ ने ना मुझे काफी फिजिकली भी अफेक्ट कर दिया है। लाइक आई हैव बीन डायबिटिक नाउ,
ओके अब वो मेरी फिजिक देखकर लगता नहीं है कि डायबिटिक हो गया, बट वो बहुत बार कहते हैं ना, मैं एक बहुत सिंपल सी लाइन में कहूँ कि जमीन पे लगी आग और उससे उठता धुआं सबको दिखता है, राइट बट कमबख्त दिल में जो आग लगती है और उसमें जो धुआं उठता है वो किसी को नजर नहीं आता है। एग्जैक्टली तो लोग आपको ना सिर्फ ये फ्रेम से जज करते हैं, जैसे अब ये जो फ्रेम दिख रही है 16:9 की, उससे जज करते हैं। बट मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं ना वो पर्सन हूं जो नंबर 1 बहुत क्रिएटिव टाइप का पर्सन है, ठीक है। मुझे क्रिएटिव और क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, तो मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, मैं अपने एग्जाम्पल्स डिजाइन करता हूँ, अपनी क्लासेस प्लान करता हूँ, तो क्रिएटिविटी वहां रिफ्लेक्ट होती है। राइट नंबर 2, आई एम द वन हु लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल अ लॉट। मतलब मेरे टीचिंग प्रोफेशन चूज करने का एक सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट्स है, क्योंकि ना बच्चों के दिमाग में जो नई नई चीजें आती है, जो आइडियाज आते हैं, जो सवाल आते हैं ना, वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। राइट वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ अ पर्सन। नंबर 3, आई एम द वन हु गेट्स इमोशनली कनेक्टेड वेरी क्विकली। चाहे मेरे टीम मेंबर्स थे, हैं, जो भी है, मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ। नंबर 4, बचपन से यार मेरे साथ एक चीज रही है, आई हैव बीन मिसअंडरस्टूड और मिसइंटरप्रेटेड अ लॉट। मैं आज जब ऑलमोस्ट 36 इयर्स का हूँ, तो मैं जब अपनी जर्नी रिकॉल करता हूँ, अपना बचपन रिकॉल करता हूँ, अपनी स्कूल एज, कॉलेज एज, टीन एज, तो ये ना मेरे साथ होता आ रहा है और अभी भी होता आ रहा है कि आई हैव बीन मिसइंटरप्रेटेड अ लॉट एंड मिसअंडरस्टूड अ लॉट। तो बहुत बार होता, और मैं शुरुआत में बहुत कोशिश भी करता था गलतफहमियों को दूर करने की, बट अब मैं मतलब मुझे लगता है कि ठीक है यार, कहते हैं ना कि अगर आप किसी की नजर में बुरे हो तो आप चाहे अपना सर भी क्यों ना काट के रख दो, आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। तो गालिब के ने एक बहुत फेमस कहावत है इसके ऊपर कि कुछ रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा देना, कुछ रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा देना। अरे भाई, हम तो वैसे ही बुरे हैं, थोड़ा बुरा और बना देना। वाह वाह तो ये Right, बात sir. तो है कि मैं बहुत इससे इमोशनली अफेक्ट होता हूँ, राइट बट मैंने एक चीज समझ ली है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और नंबर 5 जो है ना, वो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, मैंने खुद को बहुत शील्ड करके रखा है, बहुत प्रोटेक्टेड रखा है, और खुद को खुद से, मतलब काफी बार खुद के माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं समटाइम्स, लाइक जैसे आप लोगों के माइंड में आता है कि आई शुड क्विट स्टडीइंग, मुझे सीए छोड़ देना चाहिए, पढ़ते समय आते हैं ना थॉट्स। राइट मेरे माइंड में काफी बार थॉट्स आते हैं कि मुझे जब मैं स्पेशली हेट देखता हूँ, क्रिटिक्स देखता हूँ कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ देना चाहिए, बट फिर पता है मैं उन लोगों को देखता हूँ, उन बच्चों को, उन मैसेजेस को देखता हूँ जो मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, अगर एक भी बच्चा है ना जिससे जो मुझसे इंस्पायर हो रहा है, तो उसके लिए मुझे डटे रहना है। तो मैंने खुद को शील्ड करके रखा है। राइट दिस इज व्हाट रियल मी इज टुडे। एंड सर, आपने अभी अपने पास 2 साल की बात करी, मैंने आपकी जर्नी को काफ़ी क्लोजली फॉलो किया है, ठीक है, मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ एंड आई एम स्टिल लर्निंग फ्रॉम यू। मेरे स्टूडेंट मुझे थोड़ा बताएंगे? सर, मैं क्लास 12th में था एंड तब मेरे फ्रेंड ने आपका लेक्चर मेरे को रेफ़र किया था। तब मेरे को ना इंट्रोडक्शन में समझने में काफ़ी, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है अकाउंटेंसी का, काफ़ी बेस होता है ना, वो समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मैंने काफ़ी एजुकेटर को शिफ्ट किया था, तब मैं आपकी प्लेटफॉर्म पे था, जहाँ आप पढ़ाते थे, तब मैं वहाँ से क्लास 11 और 12th कर। राइट, आप नाम ले सकते हैं यार, कोई Right. फर्क नहीं। मतलब मेरे को किसी चीज में ऑनेस्टली बताऊं भाई, देखो किसी भी एकेडमी का, किसी भी टीचर का नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ना किसी के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं है। Agree, कौन sir. से साल की बात है ये? सर, ये 2 साल पहले की बात है, मतलब अच्छा। 2022 की बात है, जब आपने शायद अनअकैडमी छोड़ा था। 23 में 20 उन्होंने मुझे निकाला था। अच्छा, 23 तो ये 22 की बात है। तब मेरे फ्रेंड ने आपका एक लेक्चर मेरे को रेफ़र किया था यूट्यूब पे, काफ़ी पुराना लेक्चर था वो, फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन। राइट, नहीं उसमें बेसिक ऑफ अकाउंटिंग थे, और तब मैंने देखा था, तब मैंने समझा था कि अकाउंटिंग ऐसे पढ़ी जाती। तब मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैं एक टीचर से पढ़ रहा था, तो मैं मतलब उस समय काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ऑफलाइन जा रहा था, ऑनलाइन आ रहा था, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, एंड उसके बीच में आपका लेक्चर देखा था। तब मैंने सोचा था कि अकाउंटेंसी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, टीचर सही होना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था आपके साथ, एंड मैंने आपकी जर्नी को काफ़ी क्लोजली देखा है। तब मैं काफ़ी काम कर रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में। अनअकैडमी कुछ एजुकेटर्स के मेरे को कभी कभी थंबनेल आते थे, मैं देता था, एंड तब आपका मतलब मूव ऑन हुआ था अनअकैडमी से, आपने एकाग्रता को फाउंड किया था। मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ सर, कि क्या होता है वो एक्सपीरियंस। पहले आप एक बड़े से टेक के आप एक डायरेक्टर थे, एक एजुकेटर लीडर थे, एंड नाउ यू आर द फाउंडर, एंड मतलब आप एक लीडर हो अभी भी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चेंज आ जाता है, और क्या टीचिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसको लेकर के? बेसिकली मैं वो जानना चाहता हूँ कि जर्नी कैसी रही आपकी। यार जर्नी तो अनवांटेड थी,
अनडिजायरेबल थी राइट और मैंने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब अनअकैडमी में था तो मेरा ना व्हाट्सएप पे स्टेटस भी पता है क्या था, बॉर्न फॉर रेवोल्यूशन, बॉर्न फॉर अनअकैडमी। राइट मैंने दिल से बहुत प्यार किया अनअकैडमी को और मैं आज भी करता हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। मेरे को सिर्फ ये लगता है कि देखो, अगर दो लोगों में सेपरेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन ए खराब है या पर्सन बी खराब है। राइट ऐसा जरूरी नहीं है ना कि दो अच्छे लोग भी हमेशा एक अच्छी टीम बना पाए, ये जरूरी बात नहीं है, ठीक है। राइट तो अनअकैडमी के साथ मेरा सेपरेशन बहुत अनफोर्सीन था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2020 में हुआ था, फिर बाद में वो रिन्यू हुआ था 25 जुलाई 2023 को। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है अनअकैडमी का। सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा, मतलब पैसों की तो कहीं कोई बात ही नहीं थी, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि बोथ ऑफ अस, ना ही अनअकैडमी कोई बहुत कंजूसी करता था, और मेरे एंगल पे भी कहूँ तो मेरी इतनी कोई लाइफस्टाइल महंगी है नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। जितना मेरे को चाहिए उतना मेरे पास है और उतना मेरे को मिलता है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो आई हैव प्लान्ड एन इंडिया टूर। मैं 10 अगस्त से 16 अगस्त तक इंडिया टूर पे था। तो मैंने क्या किया था, एक फ्लैग बियरर बनकर मैं अनअकैडमी सीए का फ्लैग बनाकर पूरी इंडिया में ट्रैवल कर रहा था। एंड इट वाज एंटायरली प्लान्ड बाय मी, फाइनेंस्ड बाय मी। राइट तो मैंने 10 तारीख से चालू किया बैंगलोर, देन आई वेंट टू हैदराबाद, देन आई वेंट टू कोलकाता, देन आई वेंट टू पटना। पटना के बाद चंडीगढ़ गया मैं, फिर जयपुर गया, फिर अहमदाबाद गया, फिर लास्ट में मैं वापस बैंगलोर पहुंचा। राइट तो मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। 24 अगस्त से मेरी नई बैच आने वाली थी, नए सिलेबस की पहली बैच आने वाली थी, और सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए थे 14 अगस्त को, और वो पॉलिसी चेंजेस को लेकर कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्टोरी थी। अब जैसे आप भी समझते हो, आप भी एक कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हैं। Right. तो मैं जब इंडिया टूर पे गया था तो मैं अपने साथ में ना एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को लेकर गया था। Right. और मैं हर जगह जहाँ ट्रैवल कर रहा था, मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था, एंड दे वर विद मी। तो मैंने 3.5 लाख रुपए खर्च किए थे कंटेंट क्रिएशन पे। एंड ट्रस्ट मी, पूरा टाइम कंटेंट मैंने सिर्फ अनअकैडमी का ही बनाया, अनअकैडमी की ही टी शर्ट पे बनाया। इनफैक्ट सारी जगहों पर जो मेरे इवेंट्स थे वो अनअकैडमी सेंटर पे ही थे, तो कोई कॉन्ट्रैरी चीज नहीं थी। अब आप समझ लो, मैंने 3.5 लाख रुपए खर्चा करके कंटेंट बनाया, तो उसको तो मैं पोस्ट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों इतना पैसा खर्चा करना है ना। राइट मैंने कंटेंट बनाया और उसको पोस्ट करना चालू किया, और इसी बीच में 14 अगस्त को इनके कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए, जिसमें था कि भाई अब कोई भी एजुकेटर जो है अपने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी भी तरीके का नॉन एकेडमिक कंटेंट भी पोस्ट नहीं कर सकता है। कुछ फटा था नेशनली, सबको पता है क्या फटा था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, डिस्कस करता हूँ। वैसे मेरी बात, जो मेरा कंटेंट है वो अनअकैडमी का कंटेंट है, एक तरीके से प्रमोशनल कंटेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो, जैसे यार अभी आप बिहार से हो, गया से हो, अब गया तो बहुत बड़ा शहर नहीं है, ठीक है, हिस्टोरिकली उसकी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन बेटा आप गया में बैठे हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू ही जानोगे कि सीए कैसा प्रोफेशन है। राइट सर। अब भी और आज भी मेरा एक ही इंटेंट है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि सीए प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो वो मेरा इंडिया टूर का इंटेंट था, ठीक है। अब बच्चा कहीं से भी पढ़े, देखो अनअकैडमी से पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मुझसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, बच्चे की चॉइस है। बट मैं कह रहा हूँ कि सीए अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि कोई डोनेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कास्टिज्म नहीं, कुछ नहीं। राइट। मुझे कहा गया कि आप ये कंटेंट नहीं डाल सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई ना कि थोड़ा क्लैश ऑफ ईगो हो गया था, थोड़ा शायद मेरी तरफ से और जिस पर्सन ने मुझसे बात की उनके तरफ से। और ये 18 अगस्त की बात है, मैं मीटिंग करने गया ऑफिस में, मेरी 4 बजे सीए फाउंडेशन की क्लास थी, नया टॉपिक चालू करना था कंसाइनमेंट अकाउंट्स का अनअकैडमी की क्लास पे, जो प्लस होता है ना उनका, उस पे। तो मैं मीटिंग करके घर पे 3:20 पे पहुंचा, और मेरी आदत है मैं आधे घंटे पहले लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ, क्योंकि एक मेंटल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ना, आज मुझे क्या पढ़ाना है, उसके एग्जाम्पल्स, स्टोरी बिल्डिंग, ये सब कुछ। तो मैंने 3:30 बजे अपने लैपटॉप में लॉग इन किया, और फिर वहां पर मुझे एरर आया दैट योर कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड। मैंने कहा ग्लिच होगा, कुछ दिन पहले ऐसा एक सिमिलर ग्लिच हुआ था और भी टीचर्स के साथ। तो मैंने ना मेरे जो टीम मेंबर है उनको फोन लगाया, मैंने फोन उठाया उनको फोन लगाने के लिए, एंड आई सॉ व्हाट्सएप फ्रॉम हिम दैट सर यू आर टर्मिनेटेड। ओके भाई मैं तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो चीज को। मैंने वो बंदे को फोन लगाया, वो बंदे ने फुसफुसाकर मुझसे बात की और कहा कि सर जब से आप ऑफिस से निकले हो ना, थिंग्स हैव गॉन हैवायर,
अब मुझे तो शब्द का मतलब भी नहीं पता था। हैवायर मतलब क्या होता है, मैंने गूगल पर जाके सर्च किया। सो हैवायर का मतलब होता है सब उथल पुथल हो जाना। एंड द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट दे विल टर्मिनेट यू। अच्छा, आप बिलीव करोगे, ऑफिस से निकलने से पहले मैं अनअकैडमी के को फाउंडर से मिला था और उन्होंने ये कहा था कि यार ठीक है, चलो जिस बंदे से तुमने मीटिंग की है वो भी गर्म दिमाग का था, हीट ऑफ द मोमेंट है, अभी कुछ नहीं करना है, तुम भी बढ़िया घर जाके चिल करो, अपनी क्लास लो, और नहीं मन कर रहा है तो आज क्लास मत लो, ठीक है। इससे कुछ मतलब, यार सीधी बात है ना भाई, अगर आपके और दोस्त के बीच में झगड़ा हो जाए राइट तो हमेशा के झगड़े का मतलब ये तो नहीं ना कि दो दोस्त जाके तलाक कर लेंगे या फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे। राइट तो मुझे बहुत सेंसिबल बात लगी और मुझे भी सही लगा। देखो, मेरा दिमाग इसलिए गर्म था क्योंकि मैं इतना खर्चा करके आऊं, मैं सोया भी नहीं हूं ढंग से, 7,000 किलोमीटर में ट्रैवल करके आऊं, और मेरी 24 तारीख से बैच चालू हो रही है, तो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता था। मतलब ट्रस्ट मी भाई, मैं कोलकाता गया था मीटअप के लिए, वहां पुलिस आ गई थी कि इतनी भीड़ क्यों जमा कर दी है, चलो निकालो। मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद पे ट्रैफिक जैम हो गया था, इतनी भीड़ लगी थी बच्चों की। आप मेरी क्लिप्स देखना इंस्टाग्राम पे, राइट आपको दिखे। देखा है। तो वो सी चीजें थी, बट वही है ना कि वो मोमेंट सही मैनेज नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं जिस फाउंडर ने मुझसे कहा था, मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। देन यू नो थिंग्स जस्ट टम्बल्ड, थिंग्स जस्ट हैपेंड। बच्चों ने अनअकैडमी के कस्टमर केयर पे कॉल लगाना चालू किया एंड दे दे जस्ट, पहले तो उनको भी नहीं पता था, जो जो एक सपोर्ट वाले होते हैं ना, उनको भी नहीं पता था। राइट फिर भाई आप बिलीव करोगे, शाम को 7 सवा 7 बजे तो उन्होंने एक ईमेल रोल आउट कर दिया कि अंशुल अग्रवाल इज नो लॉन्गर ऑफिशियल पार्ट ऑफ अनअकैडमी। राइट अच्छा, सर। मुझे नहीं पता था तब तक, तो मैं नहीं हूँ, मुझे तो इनफॉर्मली पता चला ना। तो मेरे को तो इतना सेटबैक लगा, तो आप समझो ना, वो मेरी जिंदगी में ना एक ऐसा टर्न था जब मैंने सब कुछ खो दिया था। आई बी वेरी ऑनेस्ट। राइट मुझे ना ऐसा लगा था किसी ने मेरी आत्मा मुझसे निकाल ली हो। और मैं आज भी बता रहा हूँ, आई कैन नॉट टॉक अ लॉट अबाउट अनअकैडमी बिकॉज मैं आज भी बात करता हूँ ना तो मैं रो देता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना इमोशनली कनेक्टेड था, हूँ और आज भी हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आज भी उनके को फाउंडर से बात करता हूँ, आज भी हमारी बात होती है। अब अनअकैडमी का होने के बाद एकाग्रता बनना was nothing but it is the next step। भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे आगे ये नहीं था कि मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ, टचवुड मेरे हाथ में पानी है। मैं आज भी ना सब काम बंद करके बैठ जाऊँ ना तो मैं अपनी सेम लाइफस्टाइल पूरी जिंदगी मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी महंगी लाइफस्टाइल बनाई नहीं जिसको मैं अफोर्ड ना कर सकूँ। राइट मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि 24 तारीख से बच्चों की बैच चालू हो रही है, उसको मैं कैसे करूंगा। तो फिर मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑफर्स फ्रॉम एवरीवन इन इंडिया, ट्रस्ट मी, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन कॉल्ड मी। बट ना मन में ना वो चीज थी कि यार इतना बड़ा धोखा खाकर बैठा हूं मैं, या चोट खाकर बैठा हूं मैं, तो अब किसी और पे ट्रस्ट करने वाली ना हिम्मत नहीं बची थी मेरे अंदर। तो खुद का बनाना है, खुद का बनाना है तो उसकी कॉस्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्री नहीं है, ब्रांडिंग फ्री नहीं है, मार्केटिंग फ्री नहीं है। तो एक कॉस्ट बनाकर पहला बस दिमाग में उद्देश्य था कि बैच चालू करना है। तो 24 अगस्त की जो बैच थी वो मैंने 1 सितंबर को चालू की एंड दैट्स हाउ एकाग्रता वाज मेड। एकाग्रता बना, जतिन सर साथ में थे, निशांत सर थे, स्वाति मैम थी, ऑब्वियसली हम चारों ने मिलकर बनाया। किसी टीचर की तरफ से कंफर्मेशन भी नहीं था। एवरीवन वाज लाइक ए, मतलब someone kept their plans reserved, someone told, someone didn't told anything, someone required lot of persuasion, lot of convincing। अच्छा, मैंने किसी से नहीं कहा था आप अनअकैडमी छोड़ो, देखो सबका अपना अपना डिसीजन था। अनअकैडमी ने मुझे निकाला था, निशांत सर के कुछ टर्म्स नहीं डिस्कस हो रहे थे, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉलिसी, तो निशांत सर ने छोड़ा। स्वाति मैम कंटिन्यू कर रहे थे, शी कंटिन्यूड फॉर फ्यू डेज। फिर बाद में उनको भी ये रियलाइज हो गया कि यार हस्बैंड नहीं है, वाइफ है, तो ऐसे कैसे चलेगा नहीं, और कॉम्पिटिशन में तो फिर मैम को छोड़ना पड़ा। जतिन सर वाज देयर टिल दिसंबर इन अनअकैडमी। तो चीजें चली यार ऐसे, एकाग्रता बना, और फिर हम लोग इंदौर में शिफ्ट नहीं हुए थे, हम तो बैंगलोर में ही रहते थे उस समय। और मैं अभी भी वेट कर रहा था उस समय भी, ट्रस्ट मी, कि ना कभी चलो अनअकैडमी से कोई मैसेज आए, बुलाए। बट यू नो द ओवरऑल कल्प्रिट ऑफ दिस, आई गॉट टू नो नाउ दैट देयर आर फ्यू पीपल who actually didn't wanted me to be there। और ये मुझे ऐसे पता चला कि मैंने आपको कहा अब थोड़ा डेट्स फॉलो करना। 25 जुलाई 2023 को मैंने नया एग्रीमेंट साइन किया था, राइट और इन्होंने मुझे कब निकाला, 18 अगस्त 2023 को। आपको पता है 1 अगस्त को, जब कोई भी ऐसा नेगेटिव डिस्कशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, आई वाज अंडर रिन्यूड एग्रीमेंट। 1 अगस्त को अनअकैडमी का एक टीम मेंबर किसी एक टीचर को मैसेज करता है कि यार अंशुल सर का रिप्लेसमेंट चाहिए। और वो मैसेज मेरे सामने अभी आया है कुछ दिनों पहले।
नाउ कैन यू इमेजिन दिस थिंग? अब ब्रो मैं इसको क्या समझूं? क्या ये एक हीट ऑफ द मोमेंट था जो 18 अगस्त 2023 को हुआ, या फिर वो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी? एक प्लान मुझे स्ट्रेटेजी पता, लग रही है, मेरे प्लान सामने तो अभी वो आया है, वो मैसेज आया है, वो टीचर भी मैं जानता हूँ, वो स्टाफ को भी मैं जानता हूँ। और स्टाफ को पूछा तो वो स्टाफ कहता है कि सर आई वाज टोल्ड बाय माय सीनियर टू मैसेज। और बिलीव करोगे वो जो सीनियर थी जिसने मैसेज करने को बोला, वो सो कॉल्ड मुझे इतना दिखाती थी कि सर मतलब आप सब कुछ हो मेरे लिए, अनअकैडमी के लिए, ये वो, यू नो अंशुल सर, ये वो। और पीठ पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही थी मुझे नहीं पता चला। आई मीन ब्रो 1 अगस्त 2023 को मुझे याद है कुछ भी नहीं चल रहा था। इट वाज सो गुड, इट वाज सो अमेजिंग, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल एंड दिस वाज हैपनिंग। फिर हम लोगों ने एकाग्रता में ऑफलाइन करने का सोचा इंदौर में, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था बैंगलोर में। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई, मेरा लाइफ में ना ब्रेकअप ही नहीं हुआ, ये मेरा पहला ब्रेकअप था। अच्छा, तो अब ये अच्छी आदत है बुरी आदत है, आपके व्यूअर्स और आप जज कर सकते हैं मुझे, जी बट मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ, ये मुझे पता है। तो 31 दिसंबर 2023 वाज आवर लास्ट डे इन बैंगलोर। शाम को 4 बजे हमारा सामान भरकर लोड हो गया था, पैकर्स मूवर्स में इंदौर के लिए निकल गया था। उसे एक रात पहले ना 30 दिसंबर को मैं अनअकैडमी के ऑफिस के बाहर 3 घंटे अपनी गाड़ी में बैठा था। अनअकैडमी का ऑफिस जो बिल्डिंग में, उसका नाम है MIC, मारुति इन्फोटेक सेंटर, कोरमंगला में। आप बिलीव करोगे मुझे, मैं आज पहली बार ये चीज कैमरे पे कह रहा हूँ और ओपनली एडमिट कर रहा हूँ, मैं ना 3 घंटे उस ऑफिस के बाहर बैठा था। ना जाने कितनी बार मैं अपनी गाड़ी से उस ऑफिस की बिल्डिंग में गया हूँ एंट्रेंस से, और दूसरे एग्जिट से मैं निकला हूँ, चक्कर लगाए, जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि अब मैं जिंदगी में इस ऑफिस में वापस कभी नहीं आने वाला। आप बिलीव नहीं करोगे कि मारुति इन्फोटेक सेंटर का जो वॉचमैन भी है ना, जो मेन गेट पे खड़ा होता है, जो गाड़ी चेक करता है, डिक्की वगैरह खोल के चेक करता है, वो भी मुझे जानता था, वो भी मेरे पहचान का था। मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे सबके साथ। मैं जब अंदर गया, उस बंदे ने मुझे सलाम किया, मैंने मेरे दिल में कहा कि ये इस जन्म का आखिरी सलाम है, अब इसके बाद मैं इस बंदे से वापस कभी नहीं मिलूंगा। मैं उस बिल्डिंग के बाहर खड़े होके हर वो मोमेंट को रिकॉल कर रहा था कि यार यू नो हाउ वर द डेज, हमने कितना सेलिब्रेट किया है यहाँ पर, कितने शूट्स किए हैं यहाँ पर, मैं कितने टशन से या कितने राइटफुली इस बिल्डिंग में एंटर करता था। मेरी गाड़ी पे अनअकैडमी का स्टिकर लगा हुआ था बिकॉज आई वाज अलॉटेड अ पार्किंग, कैन यू बिलीव मी? I was director of that company, so I was allotted a parking space in MIC. I was like कि मैं हर वो छोटी छोटी चीज मेरे दिमाग में आ रही थी। मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं, ऑफिस के मेरे जो कलीग्स थे, दोस्त थे, कुछ लोग जिसको सिर्फ ऐसे हाय हेलो से जानते थे, वो देख रहे थे नीचे, तो उनको देखकर मुझे लग रहा था कि यार क्या हुआ जिंदगी में, what actually just happened. So bro, I was in Bangalore till December 2023. right. If those team members wished to bring me back to an academy, they could have got me. You know, the entire thing is a planned conspiracy against me. There were people who were jealous of my success. There were people who were insecure of my success. There were people who didn't wanted me to be there. There were people who were conspiring behind me कि नहीं यार इसको हटा, इसको रास्ते से हटा देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। I don't wish bad for them. Right. I'm telling you very honestly. मेरी उनसे बात भी हुई उसके बाद 1-2 बार निकलने के बाद। जी। I didn't wish bad for them. I don't wish now bad for them. मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस एपिसोड के बाद ना अनअकैडमी उस लेवल पे वापस पहुंच पाया। Right. और मैं भी अपने दिल से ना उस लेवल पे वापस पहुंच पाया। देखो पैसों से फाइनेंशियली मैं जितना अनअकैडमी में कमाता था ना, उससे ज्यादा कमा लिया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, फॉर मी मनी वाज इज एंड विल बी नेवर अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनीथिंग। राइट। नेवर एवर एनीथिंग। मतलब मैं आज भी कह रहा हूँ कि मुझे अनअकैडमी क्यों पसंद था, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। आई एम द वन जिसको ना वर्क एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। ठीक है, कागज मैंने खुद ने बनाया, अच्छा लगा। लेकिन ब्रो क्या होता है ना, अब इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जी सर। एक टर्म पढ़ते हैं, उस टर्म का नाम है कोर कॉम्पिटेंसी। जी।
हर एक की ना कोर कॉम्पिटेंसी होती है। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी है ना भाई, मुझे ना कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है। जी। मैं अभी भी मेरे स्टूडियो में हूँ, मैं दिन में 14 घंटे इस रूम में स्पेंड करता हूँ। ये मेरा स्टूडियो, मेरा वर्क स्टेशन है। मैं यहाँ 14 घंटे बैठ के पूरे 14 घंटे क्लास नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बैठ के बहुत सारी थिंकिंग करता हूँ, बहुत सारा कंटेंट बनाता हूँ। It can be MCQs, it can be books, it can be presentations, it can be examples, it can be any single thing, right? Right. So while working at an academy, I was just focusing on my core competency. When I started Ekagrata, I had to do hell lot of things which I don't like to do. Like मुझे स्टाफ मैनेज करना है, मुझे ऑपरेशंस देखना है, मुझे टेक्निकल वालों से मीटिंग करनी है, ऑडिट अकाउंट्स देखना है। ब्रो मेरा इतना टाइम सारी चीजों में जाने लगा ना कि मैं यूट्यूब से गायब हो गया। राइट सर। और वो मुझे पिंच करने लगा। अच्छा, ऑपरेशंस फटने लगे। मेरे लिए पता है सबसे बड़ा अलार्म तब है जब मेरे बच्चे नाखुश हो। एकाग्रता बनने के बाद एकाग्रता हमने जिस तरीके से सोचा था उससे 7-8 टाइम्स फास्टर स्पीड से ग्रो हुआ। राइट सर। मतलब x नंबर सोचा था, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, तो 8x स्टूडेंट्स हमारे पास में है। अब आप समझते हो जब इतने स्टूडेंट्स आते हैं तो आपके ऑपरेशंस बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। राइट सर। बच्चों को किताबें टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही थी, बच्चों के कभी सॉफ्टवेयर में इशू आते थे, सपोर्ट को कॉल करते थे, सपोर्ट वाले फोन नहीं उठाते थे। फिर मैं पता करता हूँ सपोर्ट वाले का है, तो पता चलता था छुट्टी पे। मैंने कहा छुट्टी किसने सैंक्शन की? तो बोले नहीं सर, उसने कभी स्वाति मैम से बात कर ली, उन्होंने अप्रूव कर दी, कभी जतिन सर से बात कर दी, उन्होंने अप्रूव कर दी। तो बेसिकली हम लोग ना ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर रहे थे जी। बिकॉज एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन एचआर सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकता, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन वैसे छोटी है पर बिजनेस स्केल वाइज एकदम से बड़ी हो रही है। राइट। तो मैं ना उस समय I was in the process of hiring a business manager, someone who can take care of my operations, और मैं अपने कंटेंट पे फोकस करूं। और इन सब के वक्त मैं YouTube से दूर ही हो गया, बिल्कुल दूर हो गया। एंड देन बहुत हाथ पैर मारे, ऑपरेशनल चैलेंजेस बढ़ते गए एंड देन वी केम अक्रॉस अड्डा। तो अड्डा ने कहा हमें कि आप चिंता मत करो, जो आप चाहते हो वही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी टीम हमारे साथ कोलैबोरेट करे जो टीचर्स हो, कंटेंट अच्छा पढ़ाए, स्ट्रेटेजाइज करे। आप ऑपरेशनल हेडेक हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ओके। अब आपको सॉफ्टवेयर की चिंता नहीं करनी है, अब आपको एचआर की चिंता नहीं करनी है, आपको फाइनेंस अकाउंट्स की चिंता नहीं करनी है, आप सपोर्ट की चिंता ना करें, आप सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दें। एंड दैट्स हाउ इट ऑल वेंट अहेड स्टार्टेड। एंड सर, जब आपने अनअकैडमी को छोड़ा था, अब उसके बाद आपने एकाग्रता फाउंड किया था, मैंने काफ़ी आपके व्लॉग्स को फॉलो किया है। जब आप एकाग्रता बना रहे थे, जब आप इंदौर शिफ्ट हुए थे, इमोशनली आपने कैसे रिकवर किया उस चीज़ से? क्योंकि बहुत बहुत प्रॉब्लम थी उस समय। अभी आपने क्योंकि पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, इमोशनली तो मैं आज भी रिकवर नहीं हो पाया हूँ। ओके। क्योंकि मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि सांस लेने में और जीने में फर्क होता है। तो मैं सांस जरूर ले रहा हूँ, पर मुझे मेरी जिंदगी अभी तक वापस पहले वाली मिली नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ पहले वाली जिंदगी, मतलब मैं फिर से पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम अर्निंग मच मोर देन व्हाट आई वाज अर्निंग, ठीक है। राइट। बट मेरे लिए जिंदगी का मतलब है मेरी क्रिएटिविटी, मेरे लिए जिंदगी का मतलब है मेरे बच्चे। तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगा। इनफैक्ट हमारी लाइफ के इस टर्बुलेंस को थोड़ा मैनेज करने के लिए मैंने और स्वाति मैम ने डिसाइड किया था कि हम बैंगलोर से इंदौर कार खुद चलाकर आएंगे, 1350 किलोमीटर की जर्नी। राइट। तो हम ड्राइव करके आए थे और आप बिलीव करेंगे पूरे रास्ते में हमको बच्चे मिलते हुए आए। मतलब मैं हाईवे से आ रहा था और हाईवे से एडजेसेंट जो गांव होते हैं, शहर होते हैं 30-40 किलोमीटर अंदर भी, वो बच्चे बोले सर हम 40 किलोमीटर ड्राइव करके हाईवे पे यहाँ खड़े रहेंगे, लोकेशन शेयर कर दिया, आप बस यहाँ रुक जाना, 2 मिनट आपसे मिलना है। तो हम ना 1350 किलोमीटर की जर्नी हमने कम से कम 8 से 10 जगह स्टॉपेज लिया और हम बच्चों से मिलते मिलते आए। That is really what I want in my life. I'm again telling you, money is nothing, least priority for me. Right. For me, that is what I want. So मुझे समझ में आ गया कि now I'm saying goodbye to Karnataka, I'm saying goodbye to all those students. I don't know, I'll never ever meet him again. और मैं इंदौर पहुंचा। इंदौर पहुंच के ऑब्वियसली चैलेंजेस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बट दिल के किसी कॉर्नर में ना अनअकैडमी, दिल के किसी कॉर्नर में बैंगलोर, वो लाइफ, वो बच्चे सब बैठे थे।
और इस पूरी सिचुएशन में मेरे बेटे का एजुकेशन बहुत बुरी तरह शैटर हो गया था, क्योंकि 6 महीने तो वो स्कूल ही नहीं गया। राइट। तो बहुत सारे रिग्रेट्स थे, इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन था। ऑब्वियसली मैं उस पीरियड से आज खुद को कंपेयर करूं तो आई एम मच बेटर इन 2025 नाउ Okay. as compared to that in 2024. But yes, I would not say that 100% recovered. मतलब whenever I still recall those days, I actually get an emotional breakdown. राइट सर, मेरा दूसरा सवाल काफ़ी डिफरेंट है। अक्सर क्या होता है ना कि एज अ स्टूडेंट हम लोग टीचर्स काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं हमारे करियर में, हमारे टीचिंग, हमारे लर्निंग के जर्नी में, जिनकी बातें कई हद तक हमें याद रह जाती है और हमें लाइफ के हर मोड़ पे वो चीज़ काम देती है। राइट। आप एक टीचर हो, आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया, आपने ऑनलाइन भी पढ़ाया है। अगर आप अपने एक मेमोरेबल बैच के बारे में हमें बता पाओ कि जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो आप सीख कैसे कह रहे हो? सीख मतलब एक टीचर जो है ना अच्छा भी सीखता है, बुरा भी सीखता है। बी वेरी ऑनेस्ट ना, हमारे स्टूडेंट्स ना और हर बैच में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आता है। तो आप कैसा एक्सपीरियंस चाहते हो? सर, एक ऐसी सीख मतलब जो आपको एक मतलब बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपके करियर में आगे चलो मैं काम इसको दे। बहुत डिफरेंटली आंसर करता हूँ, ठीक है? जी। मेरी बात ध्यान से सुनना। जी। तो मैंने मेरे टीचिंग करियर की शुरुआत की थी 2013 में प्रोफेशनली। जी। उसके पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ बट प्रोफेशनली एज अ करियर 2013 में। तो 2013 की बात है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को लेकर बड़ा पॉजिटिव हो गया था, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा आया है तो भाई वो तो फुल अटेंडेंस होना चाहिए, पास होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा होना चाहिए। बिकॉज अगेन वही कि मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से पैसे भर के फीस दी है और ये सब किया है। तो मेरी फर्स्ट बैच का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने उस समय नई नई गाड़ी खरीदी थी, हुंडई i20, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारी फेस टू फेस क्लास चलती थी पुणे के पिंपरी चिंचवड एरिया में। तो पहला जो बैच था वो बैच था कुछ 13 बच्चों का बैच था सीपीटी का। अब उस दिन क्या हुआ ना, बैच में एक बच्चा आया, क्लास में लेट आया, और लेट आने के बाद में रेगुलरली लेट आ रहा था, 2-3 दिनों से लेट आ रहा था। आज भी क्लास में लेट आया, होमवर्क भी नहीं किया, पढ़ाई भी नहीं की, क्लास में आकर भी कंसंट्रेशन नहीं था। तो फिर मैंने ना उसको थोड़ा डांटा, यार ये क्या तरीका है भाई, मम्मी पापा। अच्छा, उसकी मम्मी बहुत रेगुलरली आती थी, मुझसे मिलती थी, कहती थी सर बहुत मुश्किल से फीस पे की है ये वो। मैंने कहा यार इतनी मुश्किल से मम्मी ने फीस पे की, भाई तू कर क्या रहा है? मतलब यार तू ना, आज तू क्लास में लेट आया ना, आज तू मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। मैंने उसको अंदर आया, मैंने उसको वापस बाहर भेज दिया, अपने तेरे को अलाउ नहीं करूंगा, क्लास में नहीं बैठेगा, तू बाहर बैठ सकता है। क्लास के जस्ट बाहर हमारे चेयर्स लगी हुई थी, वहां तू बैठ सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है, पर तू क्लास में नहीं बैठेगा आज। जी। तो उस बच्चे को मैंने ये कहा, और 10-11 बच्चे थे क्लास में, और उसको शायद अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या किया, वो बाहर नहीं बैठा, वो नीचे चला गया ग्राउंड फ्लोर पे, और वो घर पे ही चला गया। फिर मेरी बैच खत्म हुई, क्लास खत्म हुई, मैं नीचे गया घर पे जाने के लिए, तो मैंने देखा उस बंदे ने ना मेरी कार डैमेज कर दी। अब मैंने नई कार खरीदी थी, हुंडई i20 कार। उस बंदे ने ना, अच्छा सामने की तरफ दूसरे के घर वाले का सीसीटीवी लगा हुआ था, उससे वो पूरा दिख गया। अच्छा। बंदे ने ना सड़क से पत्थर उठाया, और आप इमेजिन करो, सामने की तरफ का जो नॉन ड्राइविंग साइड का दरवाजा होता है ना, डोर होता है, राइट, पूरा ऐसे ऐसे पत्थर से रगड़ दिया, घिस दिया पूरा पूरा। मैं यार इतना परेशान हुआ। अच्छा, मेरे को नहीं आइडिया कि उसने किया, मैं तो नीचे आया, मैं इतना परेशान हुआ कि मैं, मतलब लाइक 3 दिन हुए थे कार लेके, अभी कार ली है, ये किसने कर दिया? आप होता है ना नई नई गाड़ी लेते, एक स्क्रैच भी आपको हर्ट करता है, आप तो सोचो पूरा दरवाजा रगड़ दिया किसी ने। तो मेरे को देखा यार ये सीसीटीवी, इससे पता करते हैं। तो मैंने पता किया, तो मेरे को वो स्टूडेंट देखा। मेरे को ना उस दिन बहुत गुस्सा भी आया, बहुत बुरा भी लगा। मैंने जावेद सर से बात की तुरंत कि सर अब एडमिशन कैंसिल करते हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो फिर जावेद सर ने ना मुझे अपने घर पे बुलाया, उन्होंने बुलाकर समझाया कि देखो अंशुल, एज ए टीचर हम लोग चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा बड़ा बने, हम चाहते हैं हर एक बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, मेहनत करे, लेकिन अंशुल ना ऐसा होता नहीं है। राइट। और आप मानो नहीं मानो, ये आपको मानना पड़ेगा कि क्लास में 25%, 30% बच्चे ऐसे होंगे जो आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। और जब मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, मतलब ना अटेंडेंस होगी, ना पढ़ाई होगी, ना कंसंट्रेशन होगा, ना डिसिप्लिन होगा, ना टेस्ट रेगुलर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे।
फिर मैंने कहा, फिर मैं सर से डिस्कस, मैंने कहा सर पर ऐसे थोड़ी होता है सर, मतलब अगर उनसे पैसे लिए तो हमें तो पढ़ाना पड़ेगा और उनके मम्मी पापा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। बोले दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न टुडे। आपने पैसे लिए, उनके मम्मी पापा को भी पता हमने पैसे दिए, लेकिन उनके मम्मी पापा को ये भी पता है कि उनका बच्चा कैसा है और आपको ये अपनी टॉलरेंस लेवल बढ़ानी। तो मेरी जो पॉलिसी थी ना भाई, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। राइट। तो जो सीखा कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है। और आज भी ऐसा है, आज भी मैं, और उल्टा अब तो ज्यादा है। इवन मैं बता रहा हूँ, फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है ना, तो भी एक टीचर स्टूडेंट का रिस्पेक्ट होता है। राइट सर। क्लासेस में ना, क्योंकि बच्चा टीचर के सामने नहीं बैठा है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो बहुत आसानी से बजा के चला जाता है, कुछ भी बोलता है। इवन मतलब मुझे पता है गालियां भी आती है, स्लेजिंग करते हैं, गंदी चीजें लिखते हैं, ये कहाँ, मतलब लिमिट नहीं है भाई। तो यार मैंने मेरी लाइफ से ना, पता है एक चीज ये सीख ली है इन सब चीजों से कि ऑल सेट एंड डन ना, हमें ना सिर्फ हमारे कर्म पे फोकस करना चाहिए। मतलब मुझे अब अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, बट ये बात सही है कि अब एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है ना, वो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर का रह गया है। हाँ है, कुछ उसमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिटरली बता रहा हूँ, मन करता है कि उनके लिए जान निकाल के हाजिर कर दो, बट फिर वो स्टूडेंट भी वैसा होना चाहिए। राइट सर। सर इससे रिलेटेड ही मेरा दूसरा सवाल है। अभी जो वन शॉट चलता है सर एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद, जैसे अभी रिजल्ट, मेरा 3 सवाल है, मैं कंबाइन कर रहा हूँ, आप आराम से आंसर दे सकते हो उस चीज़ का। अभी रिजल्ट आने वाला है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट का, और कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनेशन ख़त्म होता है, तो अभी तो 3 अटैम्प्ट आ चुके हैं साल में। तो उसमें क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन दिया बच्चा 1 महीने हो ना, अगर उसको पता भी है कि फेल होने वाला है, फिर भी वो मेरेकल का वेट करता है, और वेट करता है कि रिजल्ट आ जाएगा और कुछ मेरेकल हो जाएगा और मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। और रिजल्ट अगर आ जाता है और वो फेल हो जाता है, उसके बाद ना, अब वो स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहा है, वो आपके स्ट्रैटेजी वीडियो हो सकते हैं, वो किसी और प्लेटफॉर्म के हो सकते हैं, वो 3-4 स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। कुछ एक तो मोटिवेशन होता है स्ट्रैटेजी वीडियो में, और टीचर्स बहुत ऑनेस्टी से अपनी बात रखते हैं, मैं उस पर डिसएग्री नहीं करता, पर वो 5-6 जगह जा करके अपना टाइम वेस्ट करता है, और उसका लगभग आप समझ लो कि 1 महीना और चला जाता है। जो 2 महीने बचते हैं रिजल्ट आने के बाद, उसका 1 महीना और चला जाता है, और गिन के उसके पास बचते हैं 20 दिन। फिर वो आपके पास आता है जब आप अपना लास्ट मोमेंट मैराथन ले रहे होते हो, जब आप अपना वन शॉट ले रहे होते हो, वो आपके पास आता है और बोलता है सर मेरे को कुछ ऐसा टॉप 100 क्वेश्चंस बता दो, एक पीडीएफ दे दो जिससे मैं बस करके पास करा दो, बस मुझे कुछ भी कर लो। तो सर आप उसको कैसे डील करते हो? और उसका अगर आप बेसिकली, ये पूरा कॉन्वर्सेशन ऑनेस्टी पे जा रहा है, तो ये इससे अच्छा मोमेंट नहीं हो सकता आपसे ये चीज़ पूछने का कि आप उसको कैसे, उसको डिमोटिवेट भी नहीं कर सकते आप। यार मतलब वो ना, मैं ऐसे सिचुएशन में थोड़ा इग्नोर करना ज्यादा बेटर समझता हूँ। ऑब्वियसली मेरे एथिक्स मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं उसको इग्नोर करूँ जी। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हो गए हैं, बहुत सारा कंटेंट बनता है जी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है ना कि बहुत सारा ज्ञान बच्चा भी एक दूसरे में आपस में बांट रहा है। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर, जिसको आप नहीं जानते, एक बंदा आपको ऑल टुगेदर टेलीग्राम पे मैसेज करेगा कि एडवांस अकाउंटिंग किससे पढ़ रहे हो? अच्छा अंशुल अग्रवाल? नहीं यार वो तो अच्छा नहीं पढ़ाते, वो तो ऐसे नहीं करते हैं। नहीं तुम ये नहीं, ये टीचर से पढ़ो। अब ना इसमें ना सोचने वाली बात ये है कि एक्चुअली आप सोचो, देखो मतलब मैंने तो ना एक चीज लॉजिकली सोची कि किसी भी चीज में किसी का कोई इंटेंट तो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। राइट। अब क्या लगता है जिस बच्चे ने ये मैसेज भेजा, अननोन बच्चे ने, उसका इंटेंट क्या होगा? सोच के बताओ। आपका व्यूअरशिप गिराना, आपको उसको, आपके स्टूडेंट को पोस्ट करना। अच्छा अब मेरे को ही बताओ, क्या किसी स्टूडेंट को इससे गेन होगा? कुछ गेन नहीं होगा सर। तो ये कौन करवा रहा है? टीचर करवा रहे हैं, और एक इमेच्योर बच्चे से करवा रहे हैं जो इमोशन में बहे जा रहा है उस टीचर के लिए। एग्जैक्टली ये पॉइंट है। मैं तो ना पता है लिटरली यहाँ बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ, आप टीचर से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन ना भाई आप ना वहां पर अंधभक्ति मत करो, उनकी आर्मी मत बनो। आर्मी मत बनो, मतलब अच्छी चीज के लिए बनो। राइट, एग्री। बुरी चीज के लिए मत बनो। मतलब बच्चे जो है ना वकील नहीं होते हैं, एडवोकेट नहीं होते हैं, बच्चे ना सोल्जर्स होते हैं। जी सर। मेरी ओपिनियन में ना, मेरे भी बच्चे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं। मैं ठीक है, मेरे किसी टीचर के साथ डिफरेंसेस है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा उसकी क्लास में जाकर स्लेजिंग करो, गलत बात करो। मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा, यार अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैसेजेस आते हैं ना, ये भी उन बच्चों को बहुत मिसगाइड करते हैं। तो अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, इसका पिन पॉइंट आंसर ये है कि ब्रो,
अगर आपने एक बार रेगुलर क्लास ढंग से अटेंड की है राइट तो आपको कोई और क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है. आई मीन लॉट ऑफ टीचर्स विल हेट मी फॉर दिस स्टेटमेंट. ना आपको फास्ट ट्रैक देखना है, ना आपको वन शॉट देखना है, ना ही आपको मैराथन्स देखना है. जी मतलब आइडियल केस सिनेरियो में ये है कि आप एक बार क्लासेस देखो, क्लासेस को रखो बाजू में, साइड में रखो, टीचर के नोट्स उठाओ, जो बाय एंड लार्ज ऐसे मॉड्यूल कवर कर लेता है जी उसको 2-3 बार सॉल्व करो. फिर जी. ऐसे मॉड्यूल उठाओ, देखो कि टीचर के नोट्स में कोई ऐसे क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में और नोट्स में नहीं है, उसको कवर करो. फिर पीवाईक्यू उठाओ. मैं सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ. पीवाईक्यू इसलिए बिकॉज वहां से आपको ना आईसीआई का इंटेंट समझ में आएगा कि आईसीआई क्वेश्चन कैसे पूछता है. जी. जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. आज सुबह की मेरी क्लास में मैं पढ़ा रहा था AS19 लीजेस. ठीक है. अब लीजेस ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा टेक्निकल स्टैंडर्ड है. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे इंस्टीट्यूट पहले डेडिकेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछती थी. जी May 24 से पहले जब 5-5 मार्क के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आते थे. May 24 के बाद से अभी तक इंस्टीट्यूट ने AS19 पे एक भी बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा है और सिर्फ 2 बार एमसीक्यूज आए, मतलब 2-2 मार्क के 2 एमसीक्यूज आए. तो अब आप सोच लो कि इतना टेक्निकल स्टैंडर्ड है, बच्चा कंफ्यूज है कि मैं इसको किस डिटेल में जाकर पढूं. मैंने आज सुबह प्लान किया था कि मैं एक क्लास में 2 घंटे में AS19 खत्म करूंगा, मेरा नहीं हुआ. मैं कल सुबह वापस एक और क्लास ले रहा हूँ AS19 पे. ओके अब मेरे लिए भी एज अ टीचर ये चैलेंज है कि मैं कितनी डेप्थनेस में जाऊं, उसमें सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन है उसको कितना डिटेल में समझाऊं. अब यहाँ पर क्या होता है, देखो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप होता है. जी अब मैं बच्चे को ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि यार इंटर मुझे बच्चे को अभी पास करवाना है, और अगर उस बच्चे के माइंड में कोई और एक्सपेक्टेशन है तो वहां पर वो बच्चा फंस जाएगा. तो ऑल सेट एंड डन ना, आपको एक बार एक रेगुलर क्लास करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज इसलिए करना है ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्ड अकॉर्डिंगली. अच्छा AS19 पे आईसीआई इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो मुझे मेरा स्कोप इतना रखना है. मैं फाइनल को बाद में देखूंगा भाई, पहले इंटर को क्लियर करूं. जी इंटर क्लियर नहीं करूंगा तो मैं फाइनल में कैसे जाऊंगा. अब देखो ये एक अंडरस्टैंडिंग गैप है. फिर मैं करूं आरटीपी, फिर मैं करूं एमटीपी, फिर मैं करूं मॉडल टेस्ट पेपर, और अब जब मेरी पूरी तैयारी होगी ना, अब मैं खुद बैठ के टेस्ट सीरीज सॉल्व करूं. क्योंकि जब तक मैं पेपर सॉल्व नहीं करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना डूब रहा हूं, कितना पानी में हूं. तो ट्रस्ट मी, एक रेगुलर लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो यू डोंट नीड फास्ट ट्रैक और एनीथिंग. फिर फास्ट ट्रैक किन के लिए है? उन लोगों के लिए जिनको कंसेप्ट को ब्रश अप करना है, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस किसी टीचर से की है, वहां पे कुछ मिक्स एंड मैच हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, तो आप किसी और टीचर का फास्ट ट्रैक कर सकते हैं. समय कम है आपके पास. फास्ट ट्रैक में क्या होता है, प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है, एग्जाम्पल्स थोड़े कम होते हैं, कंसेप्ट सारे कवर होते हैं. फिर आता है वन शॉट. वन शॉट किन के लिए? जो एक कहते हैं ना फियर ऑफ फॉरगेटफुलनेस होता है, उनके लिए वन शॉट. ओह माय गॉड, मुझे अमालगमेशन याद ही नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं? पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है बैठ के कि मैं अमालगमेशन पूरा देखूं, तो वन शॉट देख लूंगा. मैं वन शॉट देख के क्या होगा, अच्छा अगर कोई मुझे थोड़ा थोड़ा बता देना मैं कर लूंगा, वो वन शॉट है. एग्जाम डे मैराथन क्यों है? बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स who don't know how to utilize those 1.5-2 days before exam. उनके लिए. अच्छा. So I actually make an appeal that not everyone should watch all the lectures. If you have made a plan for yourself, and that's exactly what the ranker's mentality is. A ranker is a student, is a person who has made his own plan. उनके लिए टीचर बैसाखी नहीं है. उनके लिए टीचर पहिया होता है जो उनकी ग्रोथ में स्पीड लगाता है. बैसाखी में और पहिए में फर्क क्या है? जब तक बैसाखी नहीं है मैं चल नहीं सकता जी. और पहिए का मतलब क्या है, मैं चल तो रहा हूँ, एक स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन पहिया मेरी स्पीड गति को तेज करता है. तो टीचर को पहिया बनाओ, बैसाखी मत बनाओ. राइट सर. सर अभी आपने बोला कि आपके अपने प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपके लिए लास्ट का 1.5 डेज मैराथन बना है कि नहीं बना है. इससे मेरा एक अलग सवाल है कि आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, आपने पुणे में भी ऑफलाइन पढ़ा है प्रेस्टीज पॉइंट पे, फिर आप ऑनलाइन शिफ्ट हुए एक एडटेक के साथ, फिर आप अपने एकाग्रता को ऑफलाइन शुरू किया, फिर ऑनलाइन भी कर रहे हो. सर आपको अगर अथॉरिटी दी जाए आईसीआई की तरफ से तो आप कौन से ऐसे चेंजेस करना चाहोगे कोर्स में, चाहे वो सीए फाउंडेशन लेवल पे हो, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे हो, पेपर में एमसीक्यू लाना, आप कौन से ऐसे 3-4-5 चेंजेस जो भी आपको लगते हैं जो डिमांड करते हैं और आप करना ही चाहोगे? यार मुझे लगता है ना कि मैं इसमें सबसे पहला चेंज तो ये करूंगा, सबसे पहली चीज ये डिमांड करूंगा कि इंस्टीट्यूट ने ना बच्चों को मॉडल टेस्ट पेपर्स या जो सजेस्टेड आंसर्स है वो प्रोवाइड करना चाहिए, जो आज की तारीख में नहीं होता है. मतलब आईसीआई का बोर्ड ऑफ स्टडीज एक अलग डिपार्टमेंट है, एग्जाम डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है. अब इंस्टीट्यूट का एग्जाम डिपार्टमेंट जब पेपर बनाता है तो पेपर चेकर्स को कुछ तो देता होगा ना, जिसमें वो गाइडलाइंस देता होगा कि ऐसा आंसर होना चाहिए, इस स्टेप के लिए इतने मार्क्स होने चाहिए. एंड लेट मी टेल यू, इट इज नॉट सजेस्टेड आंसर. सजेस्टेड आंसर्स आर प्रिपेयर्ड बाय बीओएस, दे आर डिफरेंट. ओके. बट एग्जाम
पेपर्स के जो मॉडल आंसर शीट्स होती है, जो वैल्यूअर्स के पास होती है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय एग्जाम डिपार्टमेंट, राइट वो इंस्टीट्यूट कभी नहीं देता है। अब बच्चे के पास तो यार यहाँ गाइडलाइन ही नहीं है। जी आई मीन काफी बार ऐसा हो रहा है कि बच्चा जो आंसर लिख के आ रहा है वही आंसर सजेस्टेड में है, बट फिर भी बच्चे को मार्क्स नहीं मिले। अब बच्चे के दिमाग में तो सवाल होगा, आखिर क्वेश्चन मार्क है क्यों? राइट सो वो एक चीज इंस्टीट्यूट ने देना चाहिए, मुझे लगता है, नंबर 1। सेकंड चेंज यार मैं कहूंगा, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज के इंटरमीडिएट पास होने के बाद ना देयर आर टू मेनी थिंग्स ऑन द प्लेटर ऑफ अ स्टूडेंट। आई मीन वो इंटर पास होते ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करता है, आर्टिकलशिप ज्वाइन करते ही उसको पहले तो एसपीओएम देना पड़ता है। भाई 4 एसपीओएम है, उसकी क्लासेस देखना है, उसके पेपर्स देना है, स्लॉट अवेलेबल होना चाहिए। राइट 2-3 महीना 4 महीना तो किधर निकलता है पता ही नहीं चलता है। जी वो 2-4 महीनों में बच्चा डिस्ट्रैक्टेड ही होता है, आर्टिकलशिप पे पूरी तरह फोकस नहीं कर रहा है। प्लस बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा है कि अब मुझे सीए फाइनल की क्लासेस ज्वाइन करनी है, जी तो वो क्लासेस भी खरीद के रखता है जो वो नहीं देख पाता है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं डेडलॉक बनता है माइंड में। फिर आर्टिकलशिप का प्रेशर अलग है कि मुझे सीखना भी है। आजकल बच्चा, आप देखिए, बच्चा मुझे लगता है कि इंटरव्यू सीए आर्टिकल का नहीं, आर्टिकल सीए का इंटरव्यू लेता है जाके, आपके पास कौन से क्लाइंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टाइपेंड कितना दोगे, छुट्टी कितना दोगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे। राइट तो वो एक चैलेंज हो जाता है। और फिर ये सब होने के बाद आपको सीए फाइनल की एग्जाम से पहले एक और कोर्स करना है, AICITSS। तो मैं इंस्टीट्यूट को कह रहा हूँ कि यार यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर दी आपने। मैं इनफैक्ट यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आपको ना AICITSS जो है ये अलाउ कर देना चाहिए कि स्टूडेंट कैन डू दिस कोर्स इवन आफ्टर अपीयरिंग फॉर सीए फाइनल एग्जाम एंड बिफोर ही गेट्स मेंबरशिप। ओके सो दैट इज द सेकंड चेंज आई विल डिमांड। ओके तीसरा मैं जो इंस्टीट्यूट से डिमांड करूंगा बहुत ही रिस्पेक्टफुली, वो ये है कि इंस्टीट्यूट को आर्टिकल्स के लिए अलग से कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यूज रखवाने चाहिए। ओके आई एम श्योर ये जितने भी आपके व्यूअर्स ये सेशन देख रहे हैं ना, वो इस चीज से एग्री करेंगे। हर एक के पास अप्रोच नहीं होता है बिग 4 में जाने का, राइट हर एक के पास रेफरेंस नहीं होता है। अब बच्चा बेचारा जब इंटरमीडिएट पास होता है और वो जब आर्टिकलशिप करना चाहता है, तो यार वो तो कंफ्यूज होता है ना राइट कि मैं कैसे अप्लाई करूं, मैं रिज्यूमे कैसे बनाऊं, मैं इंटरव्यू कहाँ दूं, अच्छा इंटरव्यू तक पहुंचूं कैसे। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट बना है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, डंपिंग हो गई है यूट्यूब पे, पैसा ले लेना चाहिए यूट्यूब वालों ने वीडियो डालने के लिए। राइट लेकिन मेन चीज पता है क्या है, सही गाइडेंस कहीं नहीं है, और वो डिमांड सप्लाई का गैप है। मुझे लगता है जैसे आईसीआई ने अलग अलग वेबसाइट्स बनाई है, जैसे ITOC की वेबसाइट बनाई ना अलग से, राइट जहाँ पे आप वैकेंसीज चेक कर सकते हो। जैसे आईसीआई ने वेबसाइट बनाई है फॉर बुक्स, अलग से वेबसाइट है CDS पोर्टल, जहाँ से आप अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। राइट सर सिमिलरली आईसीआई को एक आर्टिकलशिप प्लेसमेंट पोर्टल बनाना चाहिए। ओके उस आर्टिकलशिप प्लेसमेंट पोर्टल में आईसीआई ने अपने मेंबर्स को कहना चाहिए कि आपके ऑफिस में जो भी वैकेंसीज है आप वहां पे लिस्ट करें, जी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईसीआई में रजिस्टर्ड हैं उनको कहना चाहिए कि अब आप वहां जाकर वैकेंसीज चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ये चीज करती है फॉर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कैंपस प्लेसमेंट पोर्टल। ओके ऐसे ही इंस्टीट्यूट यहाँ पे कर सकती है आर्टिकलशिप पोर्टल, Portal, और इसके लिए चाहे तो वो सीए फॉर्म से पैसा ले सकते हैं कि भाई अगर आपको अपनी फॉर्म को यहाँ लिस्ट करना है तो आप एक नॉमिनल अमाउंट आईसीआई को पे करो एंड यू कैन डू दिस। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड एंड हैसल फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। नंबर 4 मुझे ये लगता है ना कि जैसे अभी आईसीआई यहाँ पर एग्जाम में जो कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं एज कम्पेयर टू द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन ऑल देयर रिसोर्सेज। अब बच्चा यार ऐसा समझता है कि मैं गिनी पिग हूँ, एग्जाम में जाकर मुझे गिनी पिग समझ में आ रहा है कि यार मैं घर से क्या पढ़ के गया, किस तरीके के क्वेश्चंस करके गया, वहां पे ऑल टुगेदर अलग आ गया। राइट रियलिस्टिक एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को, ये मुझे लगता है। मैं चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप आईसीआई को टैग करो। हमारा एक मैं और अंशुल सर कोशिश करना चाहते हैं कि ये आईसीआई तक ये बात पहुँचे। आप प्लीज़ आईसीआई को टैग करो, आईसीआई के मेंबर्स को टैग करो, जहाँ तक ये बात हम लोग पहुँचा सकते हैं। ये चेंजेस बिल्कुल डिमांड करते हैं और अंशुल सर की ये रिक्वेस्ट होगी आईसीआई से कि जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो कि कम से कम आर्टिकलशिप के लिए सर पोर्टल की बात कर रहे हैं, वो चीज़ अप्लाई होनी ही चाहिए। सो सर थैंक यू सो मच टू बी द पार्ट ऑफ लेजेंड्स टॉक सीजन 1। बिल्कुल Thank you so much. अगर आप नहीं आते तो ये पूरी सीरीज़ अधूरी हो जाती है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हो इसके पहले हम लोगों ने आधा एपिसोड शूट कर लिया था, पर ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच हमारा आधा साउंड वो चला गया। हमारी टीम को पूरी कोशिश करी थी उसको रिजॉल्व करने की, पर वो हो नहीं पाया। एंड ऑल थैंक्स टू अंशुल सर ने मैं दोबारा अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी।
थैंक यू भाई। मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना थैंकफुल हूँ आपका। जितना मैंने आपके बारे में सुना था, जितना मैं आपसे बात करके मेरे को इंटरेक्ट करके समझ में आ रहा है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। एंड जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट किया, आप दोबारा आने के लिए रेडी हो गए, मेरे को नहीं पता था कि, मेरे को नहीं लगा था कि हो पाएगा दोबारा। और ये लास्ट का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस सेशन का, तो मैं इसके बिना इस वीडियो को अपलोड करना नहीं चाह रहा था। ऑलवेज फॉर यू। सी आई ऑलवेज से दैट हम सब सीए बनेंगे, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग सीए बनेंगे, Right. बट जस्ट इमेजिन योरसेल्फ व्हाट आफ्टर यू बिकम सीए। आई टेल यू व्हाट आफ्टर यू बिकम अ सीए, you are just one product in a perfectly competitive market after you become CEO. राइट सर। You may feel that oh my god मैंने कुछ बहुत भारी काम किया है ना, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैंने सीए किया, मतलब मैं तो अवानी सोचेगा मेरे पूरे गया में कोई सीए नहीं, मैं अकेला सीए बना हूँ, ठीक है? Right. ऐसा मत सोचना। बहुत लोग सीए करते हैं, बहुत लोग सीए बनते हैं। जी। यू आर नॉट वन इन मिलियन, यू आर अ नन इन मिलियन। राइट। You are in a perfectly competitive market. Now you have to think what I do every single day to make myself, take myself from this perfectly competitive market to oligopoly and then to monopoly. राइट। If I'm a product, what new feature am I adding to myself every Right. single day, Right. so that I create some other identity, not just as a chartered accountant, राइट सर। but people look at me differently. जी। People look and hire me differently. Okay, I have this caliber, I have this talent. And yesterday I went to attend the screening of movie Well Done CA Sahab. Right. And मुझे लगा था उसमें एक्टर्स में कोई तो सीए होगा. There is no CA. Even the girl that is playing the role of a CA aspirant, she is also not a CA aspirant. But the movie is written by a chartered accountant. The writer of the movie is a chartered accountant. The producers of movie are chartered accountants. There are 7 people from Ahmedabad, chartered accountants, who have decided to create this movie. So now I record a podcast. I stayed in the same hotel with the actors. We had breakfast, lunch, dinner together. So Right. I just told one thing, that you have done an amazing thing. क्यों मुझे याद है 2022 में अनअकैडमी का एक इवेंट था जहाँ पर मैंने ये चीज कही थी और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था. जी। किसी की लाइफ पे कोई मूवी नहीं बनी है, इंजीनियर्स पे, डॉक्टर पे, वकील पे, और ये मूवी बनी. मैंने उनको क्लिप दिखाई और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये क्लिप हमारे पास पहुंची थी. जब हम ये मूवी बना रहे थे तब ये क्लिप पहुंची थी हमारे पास. जी। मैंने यार एक ही चीज कही है कि ना, आप लोगों ने आज ये प्रूव कर दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बॉलीवुड में भी अपना करियर बना सकते हैं. एग्जैक्टली। मैं तो यही चीज कहूंगा आपके सारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, कि यार बिसाइड्स बीइंग सीए आपको अपने कुछ स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए. जैसे कि नंबर 1, प्रेजेंटेशन स्किल्स. जब मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हाउ डू यू लुक, हाउ यू प्रेजेंट. नींद से उठ के बाल बिखरे हुए कहीं पे भी जाना बहुत आसान. ढंग के कपड़े पहनना, वेल ड्रेस्ड रहना, वेल ग्रूम्ड रहना, ये एक अच्छे लड़के की निशानी है. लड़कियां तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, लड़कियों की प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में तो उल्टा सवाल आते हैं कि लड़कियां को बहुत समय लगता है तैयार होने में, और मुझे गलत भी नहीं लगता है. राइट। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स. आज अवानीश यहाँ बैठकर मुझसे बात कर रहा है, ठीक है? हाँ, ये गट्स चाहिए, ये हिम्मत चाहिए. ये बंदा मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहा है. डेफिनेटली मेरा शेड्यूल बिजी था, पर बंदे ने बहुत पेशेंटली कोऑर्डिनेट किया. मैंने आज सुबह कहा था भाई को मुझे रिमाइंडर डालना, इसने मुझे रिमाइंडर डाला और बहुत अच्छे से तहजीब से, बहुत तमीज से बैठ के बात कर रहा है. एक एक शब्द पे उसका कंट्रोल है, एक एक चीज पे उसका कंट्रोल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम्युनिकेशन स्किल्स. 2. जी। दूसरा, आपकी कंप्यूटर स्किल्स, आईटी स्किल्स. बॉस, आईटी स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. यू कैन नॉट बी आउटडेटेड. बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता क्योंकि इंस्टाग्राम खराब है, मैं टेलीग्राम यूज नहीं करता वो खराब है. खराब कुछ नहीं, खराब हम है. राइट। सब करना चाहिए. जिंदगी एक जिंदगी मिली है ना भाई, सब यूज करके देखो, लेकिन लिमिटेड यूज करके देखो. क्योंकि आप कल चल के किसी कंपनी में जाओगे और कहोगे नहीं मैंने तो कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं किया. यू आर ट्राइंग टू शो एज इफ यू आर वेरी सती सावित्री टाइप ऑफ पर्सन कि आपने इंस्टाग्राम यूज नहीं किया. इट कैन गो नेगेटिवली फॉर यू. एग्जैक्टली। Yeah, people will consider you as an obsolete person. You are outdated. You don't know. You don't. They will. I'm telling you. Interview का एक trick बताता हूँ. Never stand or sit like this. Now this position in an interview shows that you are a close-minded person. You are not adaptive. आप नए ideas receive करने के लिए तैयार नहीं है. राइट सर। If you keep your hands open, it shows that yes, you are an open-minded person. Keeping your hands in pocket while an interview or a discussion, it shows that you are nervous. बॉस, आपको पता भी नहीं है, आप जब आर्टिकलशिप या जॉब का इंटरव्यू देने जाओगे,
आप दरवाजे से लेकर अपनी चेयर पे बैठोगे, 8 से 10 सेकंड का समय होता है। वो 8-10 सेकंड में ना इंटरव्यूअर ने आपसे कोई सवाल पूछा, ना आपने कोई जवाब दिया। ये 10 सेकंड में इंटरव्यूअर डिसाइड कर चुका है आप सेलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। 10 सेकंड। राइट सर। तो ये 3 स्किल्स पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। इट रियली मीन्स अलॉट टू मी एंड माई टीम। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, ये बस एक शुरुआत है। लेजेंड्स टॉक इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। इसके बाद होपफुली सीज़न 2 में अंशुल सर से कुछ अलग बातें होंगी। होपफुली ये पॉडकास्ट ऑफलाइन हो रहा होगा, जैसा हमारा एक अलग मैनिफेस्टेशन है इसको लेकर कि ये पॉडकास्ट भी हमने मैनिफेस्ट किया था 6 महीने पहले और आज ये हो रहा है। होपफुली वो भी हो रहा होगा। एंड एज यू नो, अंशुल सर इज़ अ माइंड ब्लोइंग सिंगर। वो इंडियन आइडल के पहले कंटेस्टेंट भी हो चुके हैं। तो होपफुली विल रिकॉर्ड वन सॉन्ग विद अंशुल सर। मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ सर, मेरे को पसंद है काम करना। राइट, मैं खुद के लिए कंपोज करता हूँ। होपफुली एक दिन साथ में कुछ काम करने को अगर मिलेगा तो मज़ा आएगा। व्यूवर्स को कुछ अलग देखने और सुनने को मिलेगा। मैं थोड़ा वर्सेटाइल काम करना चाहता हूँ CA के इस इंडस्ट्री में। होपफुली व्यूवर्स को और मज़ा आएगा। लेजेंड्स टॉक के बाद कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अवनीश। जाने से पहले कहूँगा सिर्फ इतना, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच। अवनीश, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ना अभी हाथों हाथ। जी सर, जी सर।